नमस्कार मित्रों। कल 5 सितंबर था और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम अपने शिक्षकों के प्रति अपना कृतज्ञ भाव ज्ञापित कर सकें, अर्पित कर सकें। लेकिन ये मनाया जाता है एक बहुत बड़े स्कॉलर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन इनका केवल राजनीतिक ही जीवन नहीं था, ये उससे पहले एक बहुत बड़े शिक्षक थे और बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विचारक और बहुत सारे गुणों से भरे हुए थे। तो इसीलिए इतने गुणशाली थे कि इनको करीब 16 बार लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया और 11 बार भी शांति पुरस्कार नोबेल के लिए ये किया गया, नॉमिनेट किया गया। लेकिन फिर भी इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये इनकी प्रतिभा को दर्शाने के लिए ये उदाहरण काफ़ी है। तो आज मौका है हमारे पास कि आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करें और इनसे सीखें, क्योंकि हर एक व्यक्तित्व बहुत कुछ सिखाता है। एक पूरा जीवन मनुष्य जीता है तो फिर आप दूर से उसके सारे चीज़ों को एनालाइज करके बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हैं। इनके जीवन में कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं इनके बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा कि नाम से क्लियर है, इनके नाम में सर्वपल्ली लगा हुआ है। ये इनके गांव का नाम था और इसीलिए इनके घर में जो भी थे, इनके पिता थे, इनकी माता थी, सबके नाम के आगे सर्वपल्ली लगाने की प्रथा थी। और ये लोग बेसिकली तेलुगु ब्राह्मण थे और ये मूव किए थे, नियोगी ब्राह्मण भी कहते हैं इसको। और ये जो है कि आंध्र प्रदेश के ज़िला से मूव करके तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी में ये चले गए थे। और अभी आजकल जो जहाँ इनका जन्म हुआ था वो जगह जो है तिरुवल्लुर करके ज़िला है तमिलनाडु में, वहाँ से वहाँ पड़ता है। ये चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये इनके पिता के जो है टोटल 6 संतान थे, उसमें से एक ये थे। और तो जाहिर सी बात है आर्थिक तंगी थी ही। इनके पिता एक ज़मींदार के यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो आर्थिक तंगी थी। लेकिन इनके पिता इनको पुजारी बनाना चाहते थे, पृष्ठ बनाना चाहते थे। लेकिन ये इनका रुझान शुरू से ही पढ़ने लिखने में ज़्यादा था। तो हालांकि फिर भी चूँकि इनके पिता पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी शुरुआती शिक्षा के बाद इनका एडमिशन जो है तिरुपति में करा दिया गया। एक मिशन स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था। ये जो घटना हुई इनके जीवन में कि ये बहुत क्रांतिकारी साबित हुई, क्योंकि इसके चलते इनका इंग्लिश पर पकड़ हो गया और अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान था इनको जब अच्छे तरीके से मिशनरीज स्कूल में पढ़ने के दौरान मिला, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि मिशनरीज स्कूल में क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा अच्छा बताया जाता है। तो ये जो इनके मन में दंश रह गया कि आखिर, तो फिर इनको दिमाग में ये पैदा हुआ कि हम क्यों न सर्च करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में क्या है, सच्चाई क्या है। तो इसके चलते ही वो उनको जो ये पैदा हुई कि नहीं, हमको पता लगाना है कि आखिर वास्तव में हिंदू धर्म में क्या है और धर्मों में क्या है, कौन धर्म ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो ललक पैदा हुई और जो अंग्रेजी का ज्ञान इनको दिया गया, तो ये जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के चलते इनके पास बहुत सारा ये जो ईसाई धर्म का जो ग्रंथ था, बाइबल के अलावे भी, वो इनके पास उपलब्ध हो गया। बहुत सारे जो आसानी से वो पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। और ये तो इनकी मातृभाषा तेलुगु तो थी ही, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी, हिंदी, ये सब भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। तो इसकी वजह से चूँकि इनके पास भाषा का ज्ञान था, इसीलिए वो हर प्रकार के लिटरेचर का अध्ययन करके एक ब्रिज बन सके आगे चल के। इनको कहा जाता है कि ये ईस्ट और वेस्ट के ब्रिज बने थे। इन्होंने जो दर्शन पर काम किया, भारतीय दर्शन को दूसरे मंचों तक ले गए, यही काम विवेकानंद जी ने भी किया था। और विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 5 सितंबर
1988 ईस्वी में हुआ था तिरुनेली में, जबकि इनके जो पहले पैदा हुए थे विवेकानंद जी जो है वो 1861-63 के आसपास में उनका जन्म हुआ था। हालांकि वो बहुत कम दिन जिंदा रहे, 30-32 साल ही जिंदा रहे, जबकि ये तो करीब 74-75 साल जिंदा रहे। तो उनसे भी इनका इन्फ्लुएंस मिला और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अध्ययन किया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो शुरुआत में ही इनको मिशनरी स्कूल में डाला गया, और ये मिशनरी स्कूल तिरुपति का जो था, तो उसके वजह से इनको अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा हो गया। और जब अंग्रेजी का ज्ञान हो गया तो ये एक अच्छा ब्रिज का काम कर सके। वो नॉलेज भी इनके पास था, वेस्टर्न नॉलेज भी, इंडियन नॉलेज भी, तो और ये इंग्लिश में रूपांतरण कर सके बहुत सारी चीज़ों को। अद्वैत वेदांत पर इन्होंने काम किया। और तो जो उनकी जो ज़्यादातर होता ये था कि कोई बताने वाला होता नहीं था, इसकी वजह से जो इंग्लिश लिटरेचर जानने वाले लोग थे, जो इंग्लिश फिलोसफर थे, वो लोग ठीक ढंग से भारतीय दर्शन को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि इसमें मौन पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो ज्ञानी है वो कुछ बोलता नहीं, वो चुप रह जाता है, जिसको वास्तव में ज्ञान होता है, और जो बोलता है इसका मतलब उसको ज्ञान कम है। ऐसा जो बात कही गई है तो ये किसी अर्थ में कही गई है, लेकिन इसको ही उन्होंने यही समझ करके फिर बहुत निंदा शुरू कर दी भारतीय दर्शन की। तो ये जो है कि इस निंदा को और इस क्रिटिसिज्म को जो है उन्होंने जा कर के तोड़ने का काम किया और एक ब्रिज का काम किया। तो ये तो शुरुआत हुआ इनका कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े तिरुपति में। उसके बाद ये वेल्लोर में जाके पढ़े। वेल्लोर के बाद इनको हुआ कि भाई अब किस सब्जेक्ट में बीए किया जाए। तो उस ज़माने में चूँकि इनके पास उतना पैसा नहीं होता था, तो इनके एक बड़े भाई थे, वो उनके पास फ़िलॉसफी का पुराना किताब था। तो उस किताब, चूँकि नया किताब खरीदना नहीं था, इसलिए वही पुराना किताब सही पढ़ना था, इसीलिए इन्होंने भी फ़िलॉसफी ले लिया और फ़िलॉसफी का अध्ययन करने लगे मद्रास कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। इनका वहीं से फ़िलॉसफी में इन्होंने एमए किया, बीए किया, और उसके बाद फिर वहीं पर इन्होंने थीसिस लिखा, और उसके बाद फिर जो है अद्वैत वेदांत पर इन्होंने अपना थीसिस लिखा। उसमें इथिक्स क्या है, द इथिक्स ऑफ अद्वैत वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिक्स, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पर एक थीसिस लिखा, और इसी से इनको फिर एमए का थीसिस के बाद फिर इनको फिर वहीं पर नौकरी हो गया इनका, एज ए लेक्चरर वहीं पर ज्वाइन कर लिए, फ़िलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दिए। उस दौरान करीब करीब इनको 37 रुपया रोज़ मिलता था, लेकिन उसी पैसे से पढ़ते भी थे और ट्यूशन भी इन्होंने पढ़ाया है। पढ़ाई के दौरान ट्यूशन से भी कुछ पैसा हो जाता था। और इसी बीच में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी जब हुई थी तो इनकी उम्र केवल 17 साल की वर्ष की आयु थी, और इनकी वाइफ की उम्र केवल 10 साल थी। शादी के बाद 3 साल तक वाइफ इनके पास नहीं आई। जब 3 साल के बाद 13 साल की उम्र में वाइफ आई, फिर इनको पहला बच्ची हुई। तो फिर ये उसी समय जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उसी समय इनको बच्ची हुई थी। तो इसी ढंग से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, और ये कोई भी लेक्चर जब लेने जाते थे तो उससे पहले उसका डिटेल में पढ़ते थे, और पढ़ करके तब फिर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन इसलिए इन्होंने आगे कहा भी है कि गुरु वही अच्छा है जो हमेशा शिष्य बना रहता, अंत समय तक वो जो शिष्य बनने की ललक लिए रहता, वही सच्चा गुरु है। क्योंकि जानने की इच्छा और जानकारी अनंत है, एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन जो है कि जानने की ललक हमेशा बनी रहनी चाहिए। और वो आपको नॉलेज मिल गया, आप उसको ट्रांसमिट कर दीजिए, दूसरे को बांट दीजिए, यही जीवन की सतत प्रक्रिया है। तो इसके बाद जब वहीं पर वो टीचर बन गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, उसके बाद फिर जो है इनका आगे जो एकेडमिक पोजीशन इन्होंने लिया, वो लिया मैसूर चले गए, और मैसूर में इनका सिलेक्शन हो गया, मैसूर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर। तो बहुत कम आयु में प्रोफेसर बन गए। करीब करीब उस समय इनकी आयु 30 साल के आसपास रही होगी। 1918 ईस्वी में जो है कि ये प्रोफेसर बन गए।
1888 में जन्म हुआ था और 1918 में प्रोफेसर बन गए। तो मैसूर में रहे, करीब 5-6 साल वहाँ रहे एज ए प्रोफेसर। उसके बाद फिर इनकी नियुक्ति हो गई कलकत्ता के प्रेस्टिजियस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी ये बन गए। और जब कलकत्ता में ये प्रोफेसर थे, उसी दौरान जो है इनके जीवन में कुछ कंट्रोवर्सीज का आगमन हुआ। और जब कलकत्ता में थे तो उसी दौरान ये अपने एक स्टूडेंट का एक थीसिस साइन किए थे, और उस स्टूडेंट के थीसिस को साइन करने में इनको लगा था, क्योंकि बीच में ये चले गए थे, विदेश चले गए थे, तो उसमें थोड़ा समय लगा। जतिन दास नाम के इनके जो शिष्य थे, तो बाद में इन्होंने जो इंडियन फिलॉसफी लिखी बुक, तो उसमें इन पर आरोप लगा कि इन्होंने उसी का थीसिस चुरा करके अपनी किताब में लिखा है। और बहुत कुछ उसमें मिल भी गया, मिलान करने पर उसमें बहुत कुछ सेम पाया गया। तो इस प्रकार से इन पर एक आरोप भी लगा। हालांकि उससे पहले भी ये बहुत सारी बुक किताबें लिखी हुई थी इन्होंने। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का फिलॉसफी मनोविज्ञान पर बुकलेट इन्होंने लिखा हुआ था। तो और भी किताबें पहले भी इन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन जतिन दास वाला जो मैटर था वो बहुत फेमस हुआ था। और जो है कि इन पर आरोप लगा कि इन्होंने दूसरे के ये का चोरी किया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल तो फिर मामला फिर सेटल किया गया। लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी है कि जब आप देखिएगा बहुत सारा, तो उसमें ये भी है कि जब ये बेसिकली तेलुगु थे और जब कलकत्ता में प्रोफेसर बने थे, और वो भी आपका दर्शन शास्त्र के, तो इसीलिए लोगों का कहना है कि उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो बंगाली लोग थे वो नहीं चाहते थे कि कोई नो अदर देन बंगाली कोई वहाँ पर उस चेयर पर बैठे, तो इस वजह से भी आरोप लगा होगा, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो खैर जो भी हो, ये बात खाली वहीं तक रहती तो ये वहीं ख़त्म हो गए रहते। उसके बाद भी इनका बहुत सारा लिटरेरी काम हुआ, तो इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि इनमें प्रतिभा की कमी थी। प्रतिभा तो इनमें बहुत थी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉमन मुद्दा हो और उन्हीं का वो छात्र रहा हो, तो उसको बताने के क्रम में कुछ बताए हो, लिखा हो, और ऐसा घालमेल कर दिया गया हो। खैर एनीवे, तो ये लेकिन इन पर ऐसा इल्ज़ाम लगा था जब ये कलकत्ता में प्रोफेसर थे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कलकत्ता के में रहने के दौरान ही 1928 में ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, और उस समय इन्होंने जाकर के कांग्रेस के में एक भाषण भी दिया था। तो ये दूसरे पक्ष से लड़ रहे थे। और फिर तो उसके बाद कोलकाता के बाद इन सीधे चले गए ऑक्सफोर्ड में, इनका सिलेक्शन हो गया एज ए प्रोफेसर, तो ये ऑक्सफोर्ड चले गए। चूँकि अंग्रेज़ी भाषा में ये फ़िलासफ़ी की किताबें लिखा करते थे, तो चूँकि अंग्रेज़ी भाषा में लिखा करते थे और इनकी किताबें दूर दूर, और अच्छे वक्ता थे, अच्छा ऑरेटर थे, बोलते भी अच्छे थे, और जो है कि किताबें भी अंग्रेज़ी माध्यम में लिखते थे। और ख़ासकर जो वेस्टर्न सोसाइटी के जो लोग थे वो जानना चाहते थे भारत के दर्शन के बारे में, चूँकि उनको जो पूरी जानकारी नहीं थी और कोई आदमी नहीं था जो अच्छे से ज्ञान को कम्युनिकेट कर सके उनकी भाषा, यानी अंग्रेजी में अद्वैत वेदांत को अच्छे तरीके से बता दे, ऐसा आदमी बहुत कम था उस ज़माने में। तो जैसे अब विवेकानंद जी थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा उस ढंग से फिलॉसफी ओरिएंटेड बुक्स नहीं लिखी, तो टेक्स्ट बुक जैसा। तो ये सब चीज़, और वो उतना ज़्यादा नहीं पढ़े हुए थे, और उनका ज़्यादा उम्र भी नहीं था, ज़्यादा दिन वो रह भी नहीं पाए। तो जितना दिन ये रहे, अगर उतना दिन रहते तो संभव था कि वो भी बहुत कुछ करते, लेकिन उतना दिन वो रह भी नहीं पाए। तो इसीलिए जो है कि, और उनका कोई लिटरेचर में या फिर प्रोफेसर जैसा कोई पद जैसा कुछ उनका था नहीं। तो लेकिन निश्चित रूप से उनका और रविन्द्रनाथ टैगोर का और भी लोगों का राधा कृष्णन के जीवन में बहुत महत्व, बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये तो एक तथ्य है। और साथ ही साथ जब ये चले गए, करीब 1932 के आसपास में ये ऑक्सफोर्ड चले गए, और वहाँ करीब 11 साल वहाँ रहे। 11 साल उन्होंने वहीं पर बिताया ऑक्सफोर्ड में, और वहाँ पर भी प्रोफेसर रहे। और उन्होंने वहाँ बहुत पढ़ाया वहाँ, और बहुत पॉपुलर हो गए थे, बहुत फेमस भी हो गए थे। तो इसलिए सब लोग, और इसी कारण से सन 1931 में इनको नाइटहुड मिला था, यानी सर की उपाधि दी गई थी। तो
कुछ लोग तो आलोचना करने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि 1931 में ही भगत सिंह को 23 मार्च के आसपास में फांसी लगा था लाहौर में। तो कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि एक तरफ जिस साल भगत सिंह को फांसी लग रहा था उसी साल ये अपना सर का उपाधि ले रहे थे। तो कुछ राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसे करके भी आरोप लगाते हैं इन पर। तो लेकिन इन्होंने जब भी इनका सिलेक्शन हुआ था एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो इन्होंने अपना सर का उपाधि को यूज नहीं किया था, मतलब उसको लौटा दिया था और मना कर दिया था कि कहीं भी सर नहीं लगाया जाए। हाँ, डॉक्टर की उपाधि जो उनको दी गई थी, तो डॉक्टर को उपाधि को हमेशा यूज किए हैं और सर की उपाधि उन्होंने ठुकरा दी थी, जो कि 1931 में उनको मिला था। उसके अलावे जो है कि इनके जीवन में फिर उसके बाद जब वहाँ रहे, फिर उसके बाद इसी बीच में नेहरू ने इनकी प्रतिभा को समझ लिया था कि भाई ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। और जब नेहरू के बागडोर में भारत का शासन आया, तो नेहरू के हाथ में भारत की बागडोर आई, तो फिर उन्होंने हर प्रकार के लोगों को चूज किया, भले ही वो कांग्रेस में नहीं थे। बल्कि यहाँ तक भी एक फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं हुआ करता था, लेकिन इनके लिए ही, इनको एकोमोडेट करने के लिए नेहरू ने क्रिएट करवाया। तो उस समय बहुत लोग सोच रहे थे कि कोई कांग्रेस के ही पॉलिटिकल व्यक्ति को ये पद दिया जाएगा, लेकिन नेहरू ने अचानक इनका नाम आगे करके लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था उस ज़माने में, तो ये पद इनको दिया गया। और उससे पहले जब इंडिपेंडेंस जब भारत का हुआ था, उससे पहले ये जो है कि इनको भेजा गया था। इंडिपेंडेंस के बाद इनको यूनेस्को भेजा गया। यूनेस्को में ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे और भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाया। दूसरा, उसके बाद इनको सोवियत संघ में भी भारत का राजदूत बना के भेजा गया था। तो सोवियत संघ में भेजा गया था, उपराष्ट्रपति तो 1952 में बने, उससे पहले इनको सोवियत संघ में भेजा गया था। तो वहाँ पर स्टालिन से जब ये मिले थे, तो ये स्टालिन इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, क्योंकि जब ये वहाँ से जान आने लगे थे, जब इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो वहाँ से आने लगे थे, तो स्टालिन बहुत मार्मिक ढंग से अपना स्टेटमेंट दिए थे। और उन्होंने कहा था कि अभी तक हमसे जो भी मिलता था सब हमको ख़राब आदमी समझता था, लेकिन ये पहला आदमी हमसे मिला जो कि हमसे बहुत प्रेम भरा बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा इससे बात करके। ये ओपनली वो स्टालिन लिखा था। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो कि खराब से खराब व्यक्तित्व वाला आदमी भी इनको अच्छा समझता था। इस प्रकार के, मतलब ये नहीं बनाते थे, क्योंकि दार्शनिक जो होता है वो कोई एक ये में बनता नहीं है एक बाद में। तो इसीलिए निंदा होती है भारतीय दर्शन की, क्योंकि भारतीय दर्शन नीति अनीति दोनों को एक साथ देखता है। कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब भगवान ही है जो विनाश भी करता है और भगवान ही है जो उसको पालन भी करता है और उसको बनाता भी है। तो हम लोगों ने ईश्वर को इस रूप में देखा है। तो ये अद्वैत जो बात है, जो जीव और जगत को एक ही मानता है, ब्रह्म और जो जीव है ये दोनों एक ही मानता है, चेतन अवचेतन सब एक ही है, जड़ प्रकृति और पुरुष जो एक ही है। तो ये जो मानने की जो बात है, तो इसी को अद्वैत वेदांत जो आदि शंकराचार्य जी ने बताया था, तो इसी को पर बहुत काम किया इन्होंने, ये राधा कृष्णन ने, और एक ब्रिज का काम किया, ये नॉलेज को वहाँ भी पहुँचाए। तो फिर ये यूनेस्को में भी रहे भारत के दूत कुछ दिन तक, फिर ये सोवियत संघ में राजदूत रहे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति भारत में बने। तो ये इसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर ये शुरू हुआ। और जब ये बने, फिर 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। जब ये उपराष्ट्रपति थे उसी समय राजेंद्र प्रसाद ने इनको भारत रत्न का वो पदक दिया था, अलंकृत किया था, तो वो उसी समय दिया गया था। तो उसके बाद भी ये बहुत दिन तक रहे, यानी इनको जीवन में ही के मिड में ही लगभग भारत रत्न मिल गया था। तो ये इनकी प्रतिभा को बताता है कि किस हद तक इनका इन्फ्लुएंस था और भारत के नाम को इन्होंने किस तरह से रोशन किया था, ये इसके बारे में बताने के लिए वो काफ़ी है। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति रहे, फिर 10 साल करीब उपराष्ट्रपति रहे ये, और 1962 में फिर इनको प्रेसिडेंट के रूप में चयन किया गया। तो 62 से 67 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और जब ये प्रेसिडेंट रहे उस दौरान बहुत कुछ घटनाएं घटी,
जैसे चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो ये युद्ध भी उसी समय घटा। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मौत भी हुई। तो अब उस समय इतना कुछ घट रहा था। उसका गुलजारी नंदा, लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्रधानमंत्री बने। फिर आपके ये बीच में कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी। तो इतने दिनों में जो राष्ट्रपति रहे ये 5 साल, उस दौरान इनका जो पीरियड था 62 से 67 के टाइम में, ये भारत में बहुत कुछ घटनाएं घटी। तो इसीलिए इस दौरान इन्होंने बहुत ही सही तरीके से, कई बार ऐसा आया कि इनके ही हाथ में सब कुछ था, कैसे मैनेज करना है, भारत को कैसे चलाना है। तो जब चूँकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गया देश में, तो इन्होंने बहुत सही तरीके से अपने संपूर्ण दार्शनिक नॉलेज को, ज्ञान को और प्रशासनिक अनुभव को सबको इकट्ठे करते हुए बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ये 2 बार 2 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। एक तो आपका आंध्रा विश्वविद्यालय, उसके ये कुलपति रहे, और दूसरा जो है BHU के रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जब मदन मोहन मालवीय रिटायर हो रहे थे, तो उनको लगा कि अपने बाद हम किसको बुलाएं, तो उन्होंने इन्हीं को बुलाया और ये दूसरे वाइस चांसलर बने। ये आपके BHU के, कुछ दिन वहाँ भी रहे। तो ये बहुत दिन तक प्रोफेसर रहे, बहुत दिन तक शिक्षक रहे, बहुत दिन तक ये विदेशों में भी पढ़ाए, और फिर जा कर के अंत में ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और कह लीजिए उनको पॉलिटिक्स कह लीजिए, तो उसमें इन्होंने काम किया। तो फिर 1967 के बाद फिर ये मद्रास चले गए और 1975 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो 1988 में जन्मे और 1975 में इनका देहांत हो गया। तो ये मद्रास में ही देहांत हुआ था। तो इन्होंने एक लंबी पारी जीवन की खेली। हालांकि इनके मौत से बहुत पहले ही इनकी वाइफ का देहांत हो गया था। करीब करीब 20 साल वो अकेले रहे। तो इनकी मौत 1975 में हुई, जबकि इनकी वाइफ जो है 1956 के आसपास में ही एक्सपायर कर गई थी। तो बहुत दिनों तक इन्होंने अकेले ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाई, और इनकी भी 5 संतानें थीं, और इसमें एक इनका लड़का था जो कि अच्छा बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन बना था। तो ये था इनके बारे में बहुत कुछ जो इनके जीवन के संदर्भ में जानने लायक बातें, और कुछ और भी बातें जाननी चाहिए कि आखिर इनका विचार क्या था। तो इन्होंने बहुत कुछ कोट भी कही हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि एक शिक्षक हमेशा शिक्षक होता है, मरते टाइम तक वो शिष्य बना रहता है। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वही है जो अपने मरने के टाइम में भी विद्यार्थी बना रहे, तो जानने की ललक रहे शिक्षक को भी, ये नहीं सोचे कि हमने सब कुछ सीख लिया है। इन्होंने कहा था कि कोई आदमी पाप किसको कहते, तो पाप की परिभाषा देते उन्होंने कहा था कि कोई भगवान जो होता है, भगवान खुद तो, भगवान की पूजा लोग नहीं करते, भगवान के बदले में जो ऑथोरिटी ले लेते हैं उनकी लोग पूजा करते हैं, और जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं उसको पापी कहा जाता है। लेकिन जिनको पापी कहा जाता है वो अंदर से, हो सकता है कि वो इंटेग्रिटी से मजबूत हो, लेकिन चूँकि वो एक खास बनाए गए ढांचे में फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको पापी कहा जाता। तो ये इनका सोचने का एक अलग ही एंगल था। यही कारण है कि जिसको पूरी दुनिया खराब बोलता था, जैसे स्टालिन को, तो उनको भी ये समभाव में देखते थे। तो ये जो इनका गुण था ये बिल्कुल अनूठा था, और ये भारतीय दर्शन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है कि नीति अनीति को 2 ढंग से नहीं देख सकते। आप को अगर लगता है कि जीवन में नीति ही रहे, अनीति ना रहे, तो आपको नीति अनीति से ऊपर जाना होगा, उसको सुपरसीड करना होगा, तो फिर आपके लिए वो सब कुछ नीति जैसा ही हो जाएगा। ऐसा ही इनका ख्याल था। तो इन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, और जो वेस्टर्न सोसाइटी में कहा जाता था कि भारतीय वेदांत दर्शन में नीति का कोई जगह नहीं है, तो इसको उन्होंने डिस्प्रूव किया। तो एक जीवन जिया और एक कंट्रीब्यूशन दिया। बातें तो वही हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से, अपने नज़रिए से लोगों के सामने लाया, और बहुत लोगों के लिए प्रेरक बने, बहुत लोगों के लिए प्रेरक बने। जब ये राष्ट्रपति बने थे उस समय लोगों ने, इनके स्टूडेंट ने आकर के इनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ताकि जो भी
ज्ञान देता है, ज्ञान बांटता है, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाए कि भाई उसका भी उसका हर जगह सम्मान हो। केवल बोलने के लिए नहीं, आर्थिक रूप से भी उन्होंने शिक्षकों की मजबूती के लिए काम किया कि भाई उनको सैलरी कितना मिलना चाहिए, एक वकालत की उनके लिए कि भाई एक अच्छा सैलरी, एक अच्छा जीवन उनकी भी ज़रूरत है। इसको सबको देखना चाहिए। समाज तभी स्वस्थ रहेगा, तभी अच्छा समाज बनेगा जब जिस समाज में शिक्षकों की इज्जत हो, खाली बोलने से नहीं, उसको सैलरी भी ठीक से मिले, उसका रहन सहन ठीक ठाक रहे, ताकि वो अपनी सारी ऊर्जा को ज्ञान अर्जन और ज्ञान को बांटने में लगा सके। नहीं तो अगर वो घर के काम में ही परेशान रहेगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए, और यही कारण है कि ये भी 5 बच्चों को भी पाल पाए और ये सब कुछ इतनी किताबें भी लिखी इन्होंने और बहुत ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी अंत में इनको मरने के कुछ दिन पहले 1975 में एक और प्राइज़ मिला और उसमें भी अच्छी खासी राशि मिली इनको, लेकिन वो सब इन्होंने डोनेट कर दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसी पैसे से आजकल यहाँ पर एक फेलोशिप दिया जाता है, ये इनके नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफी में जो अच्छा काम करते हैं, राधा कृष्णन फेलोशिप, तो वो आज भी दिया जाता है। तो ये सब इन्होंने समाज के लिए जो इनकी दृष्टिकोण था वो इसको इंगित करता है। और कुछ और घटनाएं जाननी चाहिए, जैसे कि ये पहले प्रेसिडेंट थे जो 26 जनवरी के दिन फ्लैग होस्टिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे तो अभी तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं वो ज़रूर से किए हैं, लेकिन एक साल ये बीमार हो गए थे, इसलिए ये नहीं कर पाए थे। तो ये भी एक चीज़ है। ये 10 बजे के बाद किसी का नहीं सुनते थे, 10 बजे के बाद इनका सोने का समय रहता था, तो ये सोने चले जाते थे। और फिर इनका जो था कि इनका ये नहीं सोचते थे कि कोई हमको किसी को प्लीज करना है। नेहरू ने इनको लाया था, लेकिन बहुत सारे मैटर्स में नेहरू जी से इनका मत भिन्न था और ये कहने से हिचकते नहीं थे, ये अपनी बातें को अच्छे तरीके से रखते थे। और जो लोग भी कहते हैं कि इन्होंने सर की उपाधि ली और जो है कि फिर उसी साल भगत सिंह को फांसी दिया गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि ये जो है कि इन्होंने राष्ट्र कोई आज़ादी के आंदोलन में काम नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए, आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रवाद पर भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और उसमें भी संस्कृति और जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, इसको उन्होंने लेके गया हर जगह, वेस्टर्न सोसाइटी में इस बात को बताया। तो ये भी कंट्रीब्यूशन को कम नहीं कहा जाएगा, अलग लेवल का है, अलग स्तर पर है, इसीलिए आप इसको उससे तुलना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग काम है। और आखिर ये पॉपुलर हुए तो समझिए भारतीय दर्शन पॉपुलर हुआ वहाँ, और लोग उसको चीज़ों को समझने बूझने लगे, भारत के प्रति इज्जत लोगों की बढ़ी। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। तो एक ढंग से देखा जाए तो ये भी भारतीय स्वाभिमान के लिए एक अच्छी बात है, कही जाएगी। तो वैसे तो आदमी का जीवन है, ब्लैक एंड वाइट तो रहता ही है, कुछ न कुछ तो आरोप भी लगता है। तो इसीलिए हमने इनके दोनों आरोपों का भी इसमें जिक्र किया, तभी इनका जीवनी परफेक्ट हो सकता है जब आप उसके पूरे दोनों पक्षों को देखिएगा। लेकिन ओवरऑल इनका जो जीवन था सादगी से भरा था। इनकी सैलरी अगर 12,000 थी एज ए प्रेसिडेंट, तो उसमें से केवल 2,500 ही लेते थे, 10,000 ये दान दे देते थे प्रधानमंत्री कोष में। तो ये सब दर्शाता है कि इनका जीवन में अलग ही एम था, पढ़ना लिखना इनको यही अच्छा लगता था, ज्ञान अर्जित करना और लोगों को बताना। तो ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा को हर जगह पहुंचा करके, शिक्षित करके आप बहुत सारे समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। ज्ञान तो बताया गया भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए और ज्ञान के साथ साथ प्रेम भाव अपने आप पनप जाता है जब आपको ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान जब होगा। तो इन्होंने तो जब कंपैरेटिव रिलीजन के प्रोफेसर के रूप में जब ये पढ़ाया करते थे, तो इसी दरमियान इन्होंने अपने लेक्चर्स में ये बताया था कि धर्म को बांटा जा सकता है, कि कोई धर्म किसको पूजता है उसके हिसाब से भी बांट सकते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण किया था। लेकिन अल्टीमेटली ये मानते थे कि जो मर्म है वो हर धर्म का एक ही है और ये हर आदमी मानता है। इसीलिए इनको यूनिवर्सल
मैनकाइंड का दूत भी कह सकते हैं आप। तो एक अच्छा स्पिरिट था जो कि धरती पर आया और एक लोगों को जागरूक करके, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता करके इस धरती से चला गया। तो यही मनुष्य का जीवन होता है, जो कुछ दे करके लोगों को चला जाए। और अपने जन्मदिन को भी इन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में ये स्वीकार करवा करके अल्टीमेटली जो है कि सब शिक्षकों को सम्मानित किया। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन VD, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इस माध्यम से अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और राधा कृष्णन जी के प्रति भी एक अनुग्रह और एक नमन भाव व्यक्त करता हूं। और कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी जब वीडियो बनाया था उसमें कहा था, हे गुरुवर तेरे आंगन में, हे गुरुवर तेरे आंगन में थे, आंगन में उन्मुक्त घटा सा था ये मन, बिखरे सपनों सा ये जीवन, हर ओर दिशाएं सोई थीं, मंजिल की आशा रोई थी, ऐसे इस अंधियारे बन में तुम लाए ज्योति उपवन में, नव पाठ पढ़ाया हर क्षण में, हे गुरुवर तेरे आंगन में, हे गुरुवर तेरे आंगन में। तो अपनी लिखी हुई इन पंक्तियों के माध्यम से मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन आगे आपसे फिर मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर बातें होते रहेंगी अगले वीडियोज़ में।